नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, इनेलो पार्टी ने रोहतक में एक बड़ी रैली की है। इस रैली के जरिए इनेलो पार्टी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। अगर हम इस रैली की बात करें तो कहीं ना कहीं इस रैली के जरिए जो रोहतक का गढ़ है कांग्रेस पार्टी का, उस गढ़ को तोड़ने की इनेलो पार्टी ने पूरी कोशिश की है। इससे पहले इनेलो पार्टी में काफी सारी ज्वाइनिंग भी हुई है, लेकिन इस रैली के जरिए इनेलो पार्टी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि जिस पार्टी को लोग मृत मान रहे हैं, उस पार्टी में अभी भी दम बाकी है। वो पार्टी अभी भी कम बैक कर सकती है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, जो पुराना रोहतक था उसमें रैली हुई थी और रैली को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे। आप इस रैली को किस तरीके से देखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से जननायक जगत ताऊ चौधरी देवीलाल जी को उनके 112वें जन्मदिवस के ऊपर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी राजनीति की एक ऐसी नर्सरी कहें, यूनिवर्सिटी कहें, कि जहां से न केवल हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अनेक नेता उन्होंने पैदा किए, जो उनके आशीर्वाद से आगे राजनीति में उच्च शिखर जिन्होंने छुए। और एक साधारण से साधारण परिवार के व्यक्ति के सिर के ऊपर भी अगर चौधरी देवीलाल ने आशीर्वाद का हाथ रख दिया तो सफलता के शिखर को उस व्यक्ति ने छुआ। तो उस महान शख्सियत का जन्मदिन था, तो हम चौधरी देवीलाल जी को अपनी पूरी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। डॉक्टर साहब, जो रैली रखी गई रोहतक में, उस रैली को आप कैसे देखते? क्या ये एक सफल रैली थी? क्या जो मैसेज वो छोड़ना चाहते थे कि जाट लैंड में हुड्डा के गढ़ को तोड़ा जाए, क्या आपको लगता है कि इसमें इनेलो कहीं कामयाब हुई है? जब इनेलो एक थी, यानी कि दो पार्ट उसके नहीं हुए थे, दोषी चौटाला अलग नहीं हुए थे, उससे पहले जितनी भी रैली हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल करती थी, तो बहुत भारी भीड़ के साथ वो रैलियां होती रही। पीछे के चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सम्मान दिवस के रूप में वो मनाते हैं, जितने कार्यक्रम उन्होंने किए बहुत अच्छे होते थे। लेकिन कई साल पहले जब पार्टी का विघटन हुआ और गोहाना के अंदर जो वोटिंग शुरू हुई, उसके बाद एक पार्टी यहां से निकली जेजेपी के रूप में। उसके बाद से 5-6 साल का ये बीच का जो अरसा रहा, उसमें जरूर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो 25 सितंबर की रैली थी वो काफी कमजोर होती थी। मात्र 8-8, 10-10 हजार लोगों की भीड़ या 15,000 की भीड़ उन रैलियों के अंदर रही होगी। लेकिन एक 5-6 साल के अंतराल के बाद अभय सिंह चौटाला जी ने जिस प्रकार से पिछले 5 साल के अंदर विधानसभा के अंदर जनता की मांग उठा करके, कर्मचारियों की मांगे उठा करके और समाज हित की मांगे उठा करके जिस प्रकार से अपनी छवि को सुधारा, चाहे वो उन्होंने सरकार से टकराना पड़ा, चाहे विधानसभा स्पीकर से टकराना पड़ा, और चाहे उन्होंने सबसे बड़ा त्याग उस समय का हम कहें कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, तो उससे अभय सिंह चौटाला जी की एक छवि निखर करके आई। और जब हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछला जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में खुद अभय सिंह चौटाला जी भले ही वो चुनाव हार गए हों, लेकिन इनकी पार्टी 2 सीटें निकालने में कामयाब रही। लेकिन जनता की नजरों में अभय सिंह चौटाला जी की एक इमेज बहुत बड़ी बढ़ी। और 1 साल अभी चुनाव को हुआ है, इस 1 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई बड़ा आंदोलन किसी भी पार्टी ने नहीं किया है, न कांग्रेस ने किया है, न किसी अन्य दल ने किया। हाँ, इतना जरूर है, जब बिजली दरों के अंदर वृद्धि की बात आई, या हरियाणा के हिस्से के पाने की बात आई, या और कोई मुद्दा आया, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने चाहे पंचकुला करना पड़ा, चाहे चंडीगढ़ करना पड़ा, प्रदर्शन जरूर किया। तो जनता के अंदर वो छवि फिर से निखर के आई कि आज अभय सिंह जी स्वयं तो भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन पार्टी स्तर पर आज भी सक्रिय हैं और इनके पास एक अच्छा मौका था। और अपनी पार्टी के ग्राफ को बढ़ाने के लिए चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस से अच्छा अवसर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पास नहीं हो सकता था। सबसे पहले तो इन्होंने जो जगह का चयन किया कि हम रोहतक के अंदर रैली करेंगे, रोहतक का चयन बड़े सोच समझ करके इन्होंने किया, क्योंकि पुराना जो रोहतक जिला था जिसमें झज्जर भी शामिल था, सोनीपत भी था, एक समय ऐसा था चौधरी देवीलाल का गढ़ होता था। 3 बार चौधरी देवीलाल जी
विधायक रहे। रोहतक जिले की महम विधानसभा सीट से 82 का और 85 का उपचुनाव और 87 का चुनाव वहां से जीता। 89 का लोकसभा का चुनाव रोहतक से जीता, बड़े मार्जिन के साथ जीता। तो एक तो वो इस जनाधार को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। बहुत ज्यादा फॉलोअर जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो चौधरी देवीलाल के नाम पर और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नाम पर आज भी कहीं न कहीं उनको पसंद करते हैं। तो ये जगह का चयन इन्होंने किया, एक अपनी इमेज इनकी सुधरी। पिछले 5-6 साल के अंदर जो इंडियन नेशनल लोकदल की रैलियां हुई हैं 25 सितंबर को, उनमें आज जो रैली हुई है ये सफलतम रैलियों में हम इसको कह सकते हैं। एक रैली के हिसाब से जिस प्रकार से बेमौसमी रैली, अभी चुनाव नजदीक नहीं है, अगर चुनाव नजदीक होता तो रैली में और ज्यादा लोग भी जाते। चुनावी घोषणाएं, हालांकि कुछ घोषणाएं तो अभय सिंह जी ने आज की हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सफलतम रैलियों में से एक जनता के अंदर एक जोश और खासकर दूसरी पार्टियों के कुछ अच्छे नौजवानों का पार्टी के साथ जुड़ना, वो इनके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हक में बात जाएगी। जहां तक कुछ नेता कह रहे थे कि बड़ा धमाका रोहतक के अंदर होगा, बड़ी बड़ी पार्टियों के ऐसे ऐसे लोग आएंगे, ऐसा तो कोई बड़ा नेता नहीं आया, क्योंकि नेता भी मौसम वैज्ञानिक होते हैं। वो अभी इंतजार करेंगे कम से कम 1 साल और फिर देखेंगे। काफी दूर है, चुनाव अभी काफी दूर है, इसलिए वो थोड़ी सी दूरी बनाए रखे। हाँ, एक बात चौधरी देवीलाल के प्रति सम्मान भाव आज हर पार्टी के नेता ने दिया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, चाहे वो कुछ एक्स मिनिस्टर थे, एक्स एमएलए थे, चाहे वो कांग्रेस के सिटिंग विधायक भी आज मैंने देखे हैं कि अपने पेज के ऊपर उन्होंने चौधरी देवीलाल जी का फोटो लगा करके अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए हैं। तो ये बड़े सम्मान चौधरी देवीलाल के प्रति आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने, एमएलए ने, मंत्री ने आज दिखाया है। ये एक अच्छी पहल है। डॉक्टर साहब, अगर हम रैली को देखते हैं, अभय सिंह चौटाला ने कहा कि 1987 वाली जो लहर थी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को साफ किया गया था, हमें 1987 वाली लहर 2029 में बनानी है। देखिए, अगर सुपड़ा साफ करना, आज कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे या बीजेपी का करेंगे, एक तो प्रश्न यही बनता है कि आज पैरेलल पार्टी उनसे 2 मजबूत पार्टियां हैं। उस समय भारतीय जनता पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल की बैसाखियों के सहारे थी। आज भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 प्लान से सत्ता के अंदर है और कांग्रेस भी उसके लिए दावा ठोक रही है। तो आज ये कहते हैं कि जिस प्रकार से 87 के अंदर हमने 85 सीटें ली थी कि वो कांग्रेस से आप लड़ाई लड़ोगे या बीजेपी से लड़ोगे या दोनों से लड़ोगे। 87 की लड़ाई के अंदर चौधरी देवीलाल जी ने कांग्रेस का जो वर्ष होता था उसके खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों का एक किया था, चाहे उसमें कम्युनिस्ट थे, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी थी, चाहे उसमें जनता कुछ और दूसरे छोटी पार्टियों के लोग थे, 1-1, 2-2 टिकटें उनको दी गई थी। तो वो फार्मूला बनाने में तो काफी समय लगेगा और ये देखना पड़ेगा कि पहले लड़ाई सीधी होती थी, यानी कि कांग्रेस वर्सेस इनेलो। आज इनेलो की लड़ाई केवल कांग्रेस से नहीं है, केवल भाजपा से नहीं है, दोनों पार्टियों से लड़ाई है। तो उसके लिए तो और फूक फूक करके कदम रखना पड़ेगा और थोड़ा सा धीमी गति से सोच विचार करिए, अपना फैसला ये लेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला ने कई बड़े वादे किए, उन्होंने कहा कि एक तो हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे, हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और दूसरी तरफ जो पेंशन है उसको हम डबल करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं या यूं कहें किसानों का जो बिजली का बिल है उसे माफ करेंगे। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके के बड़े बड़े वादे आज कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि उनकी सरकार नहीं आनी, क्या इसलिए वादे कर रहे हैं या वो हवा में तीर छोड़ रहे हैं? देखो, वादे तो जब कोई राजनीतिक दल रैली करता है ना, बड़ी रैली करता है, उसके अंदर ये तो घोषणा करनी पड़ती है कि भाई हमारी पार्टी की सत्ता आ गई तो हम ये काम करेंगे। लेकिन ऐसे बहुत से वादे सारी पार्टियां करती हैं। जो पीछे इस पार्टी ने वादे करे थे उनके ऊपर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, उन वादों का जिक्र नहीं हो रहा। क्या वो वादे आज पूरे हो गए? पूरे तो नहीं, क्यों सत्ता में नहीं आए, पूरे तो करेंगे कैसे? लेकिन वो तो चुनाव में जब सत्ता में आएंगे तो वादे पूरे करे जाते हैं, उनके ऊपर तो बाद में चर्चा होती है। पहले तो हर दल कहता है ये करेगा। आज जिस प्रकार से मंच से आरोप लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर कहा था कि इतने बीपीएल कार्ड हमने बना दिए, इतना हमने ये कर दिया, जो चुनाव हो गया कि बहुत से बीपीएल कार्ड कट गए। आज मंच से हुए हैं, भाषणों में ये चर्चा आई है। हाँ, चौधरी संपत सिंह ने आज बड़ा एक संदेश इस रैली के अंदर देने का काम किया है। वर्तमान में वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, सक्रिय राजनीति कांग्रेस की कर रहे हैं, लेकिन जिस खुले मन से वो चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस पे शामिल हुए, डंके की चोट पर उन्होंने कहा कि जन्म देने वाले मेरे माता पिता और हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर किसी आदमी ने मेरे को जन्म दिया है तो वो चौधरी देवीलाल थे और वो हमारे परिवार के बड़े थे। फिर उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला थे
और उनकी विरासत को जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला जी आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और ये मेरा परिवार है, और लोगों से हाथ उठा करके उन्होंने समर्थन भी मांगा है कि आप भविष्य में अभय सिंह का साथ दोगे, यही चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की नीतियों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक तरफ से संपत सिंह जी ने जरूर स्पष्ट संकेत ये दिया है कि खुद तो वो निश्चित रूप से उम्र दराज हो गए हैं, खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके बेटे हैं गौरव संपत, वो जरूर भविष्य में चुनाव लड़ेंगे। तो हो सकता है कि निकट समय में जो संपत सिंह जी जो है वो वहां पे इंडियन नेशनल लोकदल से अपने बेटों को प्रत्याशी बना सकते हैं, क्योंकि जब और जनता से उनके साथ की अपील करते हैं तो आप तो समर्थन करेंगे ही करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से इनेलो पार्टी ने रोहतक में रैली की है, आप क्या देखते हैं कि क्या जो पुराना इनेलो पार्टी का जो गढ़ रहा है उस गढ़ को बचाने के लिए रैली की गई है, या फिर हुड्डा के गढ़ को तोड़ने के लिए, या फिर जो जाट लैंड की जो जमीन है जाटों को अपनी तरफ करने के लिए? आप क्या देखते हैं इसमें से? देखिए, रैली एक उद्देश्य से नहीं होती। रैली का पहला तो मतलब यही होता है कि अपने साथ वोट बैंक कैसे जुड़े। वोट बैंक जब बढ़ेगा जब कोई समाज, कोई डिस्ट्रिक्ट उसके साथ जुड़ेंगे। लेकिन इतनी जल्दी गढ़ टूटते भी नहीं है और इतनी जल्दी गढ़ जो है वो ढहते भी नहीं है, जो जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनका भी 1991 से लेकर के अब तक बड़ा ही प्रभाव रहा है, चाहे वो रोहतक जिला है, चाहे झज्जर है। सोनीपत में वो प्रभाव अब की बार कम रहा, पिछली बार भी कम रहा जब ये वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ने गए थे। लेकिन धीरे धीरे अगर कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कोई बड़ा पद दे करके रखती है, जैसे प्रदेश अध्यक्ष बना दें, दीपेंद्र हुड्डा जी को बना दें, या भूपेंद्र हुड्डा जी को बना दें, या विपक्ष का नेता आज उनको बना दें, भूपेंद्र हुड्डा जी को बना दें, तो ये इलाका भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ रहेगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को रैली अच्छी हो गई, सफलतम रैलियों में हम इसको गिन करके चल रहे हैं। लेकिन अभी ये मानना जल्दबाजी में मानता हूं कि 2029 में कि इनेलो की सरकार बन गई, ये कहना भी बहुत जल्दबाजी है। चुनाव नजदीक आएगा तब इस चीज का पता चलेगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जब ये लगेगा कि तेरे गढ़ में सेंधमारी होने लगी, तो अपने घर से कमजोर होने लगा, तो वो भी तो कुछ न कुछ प्रयास करेगा अपने घर को बचाने के लिए। उसके प्रयास तो अभी बाकी है। हो सकता है निकट समय में वो भी कोई बड़ी रैली या बड़ी जनसभा इस इलाके के अंदर करे, तब पता लगेगा कि उनके साथ लोग कितने हैं, इनके साथ कितने हैं। तो चलिए दोस्तों, इनेलो पार्टी ने रोहतक में जो रैली की है, इनेलो ने इस रैली के जरिए अपना दमखम दिखाने की कोशिश की है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस का गढ़ कहते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि पहले जमाने में कभी ताऊ देवीलाल का गढ़ था, उस गढ़ को वापस से लाने की इनेलो पार्टी ने कोशिश की है। इनेलो पार्टी कहां तक इस रैली में कामयाब होती है, ये तो 2029 का चुनाव तय करेगा। डॉक्टर साहब, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।